आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल छोटे से चैनल इजी टू बायो पे। और हमने डिजीज़ का पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर कर लिया है और आज हम पार्ट 3 कवर करेंगे। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में जितने भी डिजीज़ थे वायरल और बैक्टीरियल प्रोटोजोआन डिजीज़ कवर किया था और अभी पार्ट 3 कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो फर्स्ट डिजीज़ जो है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि पीडीएफ इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में अवेलेबल है। चूँकि मेरा मीडियम हमेशा से इंग्लिश रहा है तो हम इंग्लिश में कवर करेंगे। आप जिसको हिंदी में पढ़ना है वो साइड बाय साइड हिंदी में देखते चलेंगे। ओके, मिनीमाटा डिजीज इज अ सीवियर न्यूरोलॉजिकल सिंड्रोम कॉज्ड बाय सीवियर पोजिशनिंग ऑफ विच ऑफ द मेटल। अभी देखो, एक डिजीज होता है मिनीमाटा डिजीज। ओके, तो वो किस चीज़ के कारण, मतलब बॉडी में कौन सा एलिमेंट या कोई भी चीज़ इसमें से जो क्या है, लेड, आर्सेनिक, मरकरी या कैडमियम, इस सब में से क्या बॉडी में डिपॉजिट हो जाता है, उसके कारण मिनीमाटा डिजीज हो जाता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, मरकरी। ओके, वो कौन सा एलिमेंट है, मरकरी। देखो, बात समझने की कोशिश करेंगे कि मिनीमाटा डिजीज ये कंटामिनेटेड वाटर पीने से होता है। अगर हम वो वाटर पी रहे हैं जिसमें मरकरी का मात्रा ज़्यादा है, ओके, तो वो कंटिन्यूसली वो वाटर पीने से क्या हो जाएगा, मिनीमाटा डिजीज होगा। ओके, और ये एक कैसा डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। मिनीमाटा कैसा डिजीज है, एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। ओके, तो मिनीमाटा मरकरी के एक्सेसिव बॉडी में आ जाने से होता है और ये कैसा डिजीज है, न्यूरोलॉजिकल डिजीज है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन, तो मिनीमाटा डिजीज इज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन जापान। पहली बार मिनीमाटा डिजीज कहाँ डिस्कवर हुआ था, तो जापान में हुआ था। ओके, कहाँ डिस्कवर हुआ था, जापान में। कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ मिथाइल मरकरी इन द इंडस्ट्रियल वाटर वेस्टेज। बोला था मैंने, वाटर में अगर कंटामिनेटेड वाटर में मरकरी का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा और वो वाटर अगर हम कंटिन्यूसली पी रहे हैं तो उससे क्या होगा, मिनीमाटा डिजीज कॉज होता है। ओके, तो वही है वाटर वेस्टेज। जो मिथाइल मरकरी वाला इंडस्ट्री होता है उसके आसपास वाले एरिया में क्या हो जाता है ना, कि ग्राउंड वाटर में मरकरी का परसेंटेज ज़्यादा होने लगता है। ओके, तो उससे क्या होता है कि उस वाटर को रेगुलरली लेने से मिनीमाटा डिजीज हो जाता है वहाँ के लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इटाई डिजीज इज फर्स्ट आइडेंटिफाइड इन जापान इज कॉज्ड बाय टॉक्सिसिटी ऑफ। अभी देखो, मिनीमाटा डिजीज मरकरी के कारण हुआ था और ये जो डिजीज है क्या हो रहा है, इटाई डिजीज, ये भी कहाँ, जापान में ही सबसे पहले हुआ था, डिस्कवर हुआ था। तो ये भी किसके, कौन से टॉक्सिसिटी के कारण हो रहा है, कैडमियम। ओके, किसके कारण हो रहा है, कैडमियम के कारण। अभी देखेंगे इसका एक्सप्लेनेशन। ये जो है ना, जितने भी डिजीज अभी पढ़ रहे हैं पॉल्यूटेड इंक्लूडेड डिजीज है, कि पॉल्यूशन से या कंटामिनेटेड वाटर पीने से या किसी भी पॉल्यूशन से, एयर से, सबसे कौन कौन से डिजीज हो रहे हैं ना, ये डिजीज हम अभी पढ़ रहे हैं। ओके, तो मिनीमाटा पढ़ चुके हैं। इटाई वो भी कहाँ, जापान में हुआ था और इसमें पानी में, वहीं पानी में, वाटर में अगर कैडमियम का परसेंटेज ज़्यादा हो गया तो इटाई डिजीज होगा। ओके, इटाई डिजीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम पॉइजनिंग लीडिंग सॉफ्टनिंग बोन ऑफ किडनी फेलियर। इससे क्या होता है, इटाई डिजीज में किडनी फेलियर हो गया, किडनी गया, और दूसरा क्या हो रहा है, सॉफ्टनिंग ऑफ बोन। द बोन क्या हो जाता है ना, बोन कमज़ोर हो जाता है। जनरली क्या होता है कि बोन कमज़ोर हो जाता है और क्या हो जाता है कि किडनी फेलियर हो जाता है। हमारी जैसे कि हम लोग को पता है कि किडनी का काम क्या है, कि ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। तो हम जो कंटामिनेटेड वाटर पी रहे हैं ना, तो उसको भी तो फिल्ट्रेशन करेंगे। तो किडनी क्या कर पा रही है ना, कि वो तो एक्यूमुलेट होते जा रहा है, कैडमियम जा करके किडनी में एक्यूमुलेट होते जा रहा है, वो फिल्टर कर नहीं पा रही है। कितना ही फिल्टर कर लेगी, एक पॉइजन है, कैडमियम एक पॉइजन है। तो इससे कारण क्या हो जाता है कि किडनी फेलियर और बोन सॉफ्टनिंग का खतरा ज़्यादा होता है। किसमें, इटाई डिजीज में। और ये भी कहाँ हुआ था, ये भी कहाँ हुआ था, जापान में ही डिस्कवर हुआ था। नेक्स्ट डिजीज, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। पॉल्यूशन, ये भी वही डिजीज है। अब ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसको क्या बोलते हैं, मिथमैमोग्लोबिनीमा is caused by the presence of excess of which compound in drinking water। किस कंपाउंड, ड्रिंकिंग वाटर में ऐसा कौन सा कंपाउंड है
जो ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम होगा। ओके, क्या होगा, नाइट्रेट्स। ये नाइट्रेट्स जब कंटामिनेटेड वाटर में ज़्यादा हो रहा है तो ब्लू बेबी सिंड्रोम हो रहा है। ब्लू बेबी सिंड्रोम को हम क्या बोल रहे हैं, मिथमैमोग्लोबिनेमिया, मिथमैमोग्लोबिनेमिया। ओके, ड्रिंकिंग वाटर में नाइट्रेट्स का आ जाना। देखो, हाई नाइट्रेट लेवल इन द ड्रिंकिंग वाटर रिड्यूस द ब्लड्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी। ओके, तो हम ये देखेंगे कि जब वाटर में नाइट्रेट्स का परसेंटेज बढ़ जा रहा है ना, तो उससे क्या हो रहा है कि ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम कर दे रहा है। हमारे ब्लड में जैसे कि मैंने समझाया था कि देखो, हमारे एक बार फिर से हेमोग्लोबिन है। ओके, हेमोग्लोबिन के पास 4 हाथ हैं, वो आयरन रख रहा है और वो अपने साथ ऑक्सीजन भी रख रहा है। ओके, तो जब हम देखेंगे कि नाइट्रेट्स का परसेंटेज ज़्यादा वाले पानी को हम कंटिन्यूसली पी रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो जाता है कि ऑक्सीजन, ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है उसको ही कम कर दे रहा है। ओके, तो मेकिंग बेबीज स्किन टर्न ब्लू, उसके कारण क्या हो जा रहा है ना कि देखो, बेबी का जो स्किन है वो ब्लूइश हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसके बॉडी में जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो ठीक से पूरा हो नहीं पा रहा। ये क्या कर रहा है कि ब्लड में ऑक्सीजन कैरिंग लेवल कैपेसिटी को कम कर दे रहा है। ओके, और इसको क्या बोला, ब्लू बेबी सिंड्रोम और मिथमैमोग्लोबिनेमिया, एनीमिया, मिथमैमोग्लोबिनेमिया। ओके, देखो, ब्लैक फुट डिजीज इज कॉज्ड बाय क्रोनिक एक्सपोजर बाय विच हैवी मेटल, किस हैवी मेटल से ब्लैक फुट डिजीज कॉज हो रहा है? आर्सेनिक। देखो, आर्सेनिक एक ऐसा डिजीज है जिसके एक्सपोजर से ब्लैक फुट डिजीज कॉज हो रहा है। एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें तो ब्लैक फुट डिजीज इज अ सीवियर पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज। कैसा डिजीज है? देखो अगेन, इससे क्या समझ में आया, ब्लैक फुट कैसा डिजीज है, पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है। अगर क्वेश्चन को टफ करने के देखिए, क्वेश्चन किस में आया? ओके, बीपीएससी 2019 में आया हुआ है। ओके, देखिए, अभी हो सकता है कि कौन से मेटल के कारण हो रहा है, वो कौन से हैवी मेटल के कारण हो रहा है वो पूछा है। अगले आने वाले क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि ये कौन सा कैसा डिजीज है, तो क्या है, सीवियर पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है। कैसा है? सीवियर पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज रिजल्टिंग, इसके कारण क्या होता है अभी देखिए, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर आर्सेनिक इन द ड्रिंकिंग वाटर। अभी मैंने बोला ना कि अभी जितने भी डिजीज आ रहे हैं ना, तो उसमें क्या हो रहा है कि गंदे पानी और कंटामिनेटेड वाटर पीने से वो सारे डिजीज होंगे। ओके, तो वो जो आर्सेनिक, अगर वाटर लेवल में आर्सेनिक भर गया तो क्या, कौन सा डिजीज होगा? पेरिफेरल वस्कुलर डिजीज है। और वो कौन सा है? ब्लैक फुट। कौन सा डिजीज है? ब्लैक फुट। जेनेटिक्स डिजीज। ओके, जेनेटिक्स डिजीज है। अभी ये कौन से में आया हुआ है? यूपीएससी 2019। अगेन देखो, ये क्लास यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए नहीं है, मेरा लेवल अभी वो है ही नहीं कि उस लेवल तक मैं जा सकूं। हाँ, आप जनरल कंपटीशन और कोई भी 1 डे कंपटीशन एग्जाम के लिए पढ़ सकते हैं और बीपीएससी के लिए काफ़ी हद तक बेनिफिशियल हो। ट्रस्ट में, आप अगर ये तीनों सीरीज़ को अच्छे से फॉलो करके एनालाइज करके अगर आप पढ़ रहे हो तो आपसे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो डिजिट से आ रहे हैं वो बनेंगे। और डिजिट का वेटेज किसी भी एग्ज़ाम में जनरल साइंस में ज़्यादा होता ही है। ओके, चलिए तो पढ़ाई। हेमोफीलिया इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर विच लीड्स टू, अभी देखो हेमोफीलिया कभी कभी क्या करता है ना कि हेमोफीलिया को क्या बोलते हैं ना, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता, इससे कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो एक कोई आदमी जनरली जा भी रहा है या उसको अगर जरा सा भी हल्का सा भी बॉडी पे कट लग गया ना, तो हम लोग का क्या होता है कि हम लोग के पास अगर जरा सा भी कट लग गया, अगर बॉडी में जरा सा भी कट लग गया, यहाँ से एक्सेसिव ब्लड लॉस होगा। ठीक, और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या होता है कि ब्लड जम गया और यहाँ पे क्या हो जाता है, घाव बन जाता है। लेकिन जिस पर्सन को हेमोफीलिया है, ओके अगेन जिस पर्सन को हेमोफीलिया है, उसके बॉडी पे अगर हल्का सा भी कट लगा, उसका ब्लड कभी बंद नहीं होगा। ब्लड कभी बंद नहीं होगा अनटिल, जब तक उसके बॉडी का हर एक बूंद ब्लड बाहर आ जाए तब तक ब्लड बंद नहीं होगा। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है कि नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। ओके,
और सबसे पहले ये जो हेमोफीलिया हुआ था ना, तो महारानी विक्टोरिया थी, क्वीन विक्टोरिया, उसके फैमिली में हुआ था। ओके, तो कभी इस डिजीज को क्वीन विक्टोरिया डिजीज के नाम से, क्वीन विक्टोरिया को हुआ था, तो उसके फैमिली से भी एसोसिएट करके देखा जाता है। ओके, तो हेमोफीलिया कैसा है? हेमोफीलिया एक वैसा डिजीज है, अगर कट लगा खून बंद नहीं होगा, खून बंद होगा ही नहीं तब तक जब तक कि वो हर बॉडी का हर एक बूंद चला न जाए। और ये कैसा है? नॉन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। हेमोफीलिया मतलब ब्लड क्लॉट नहीं हो रहा। ओके, तो हेमोफीलिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, ये क्या है कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है ये। अगर इस डिजीज की हम बात करें तो ये 12th के एनसीईआरटी में है, 12th के बायो के एनसीईआरटी में है। कोई होगा तो किसी के पास अगर बुक हो तो आप उसको जाके क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। ये क्या है? एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर को, ऐसे जैसे मैंने कहा था ना कि क्वीन विक्टोरिया को सबसे पहले हुआ था, तो ये क्या है? एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। अभी क्या पूछा है कि हेमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है, इसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होता। इसको घुमा करके ऐसे भी तो पूछ सकते हैं कि हेमोफीलिया कैसा डिसऑर्डर है, तो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है। ओके, that impair the body ability make blood clotting। blood clotting नहीं होगा, वो ability ही खो देता है कि blood clotting हो, वो ability ही खो देता है blood clotting का, causing prolonged bleeding। prolonged bleeding, वो bleeding होता ही रहेगा, bleeding होता ही रहेगा, blood clot नहीं होगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। और डेफिशिएंसी डिजीज कि किसी भी चीज़ की अगर डेफिशिएंसी हो गई ना, विटामिन की, मिनरल्स की या किसी भी चीज़ की, तो बॉडी में जनरली कौन सी डिजीज हो जाएंगे? स्क्यूबरी, विटामिन सी की डिफिशियंसी से होता है। ठीक, स्क्यूबरी एक डिजीज है। स्क्यूबरी इज अ डिजीज ऑफ गम कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। अभी देखो, विटामिन सी की वजह से स्क्यूबरी होता है। तो स्क्यूबरी में क्या होता है ना कि गम ब्लीडिंग, देखो ये जो ब्लीडिंग, मान लो ये दांत है, ओके, क्या होता है ना कि ब्लीडिंग गम होने लगता है, ब्लीडिंग गम ब्लीडिंग होने लगता है। स्क्यूबरी, उस डिजीज को क्या बोलते हैं? स्क्यूबरी। ओके, और इसके किसके कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आइए चलिए हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें। स्क्यूबरी इज द कॉज ऑफ सीवियर लैक ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी की कमी हो गई, स्क्यूबरी हो गई। ओके, और विटामिन सी को क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक एसिड। अगेन मेरा विटामिन का भी एक वीडियो आया हुआ है, इसीलिए मैंने पहले बोला था कि विटामिन और मिनरल्स का वीडियो देखो ताकि डिजीज अच्छे से समझ में आए। विटामिन सी को क्या बोलते हैं? स्कॉर्बिक एसिड, उसका साइंटिफिक नेम है। इन द डाइट में अगर जनरली विटामिन सी की कमी हो गई तो क्या होता है? ब्लीडिंग गम्स एंड वीकनेस, ब्लीडिंग गम्स एंड वीकनेस। ओके, तो इसके लिए क्या होगा? स्क्यूबरी डिजीज। अगर आप मेरे विटामिन सीरीज को फॉलो करोगे डेफिनेटली आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। अगेन डेफिशिएंसी डिजीज रेलवे एनटीपीसी में आया हुआ है। अभी देखो गोइटर, विटामिन का अगर आप जाकर वीडियो देखो, हमने उसमें गोइटर भी जाके बताया है। गोइटर और मिनरल्स दोनों देखिएगा तो आपको ये पीडीएफ इजीली समझ में आएगा। इसीलिए मैंने बोला था पहले वो जाके देखो, उसके बाद अगर आप ये देख रहे हो पार्ट 3, चलो कोई बात नहीं। गोइटर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्लोइंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज प्राइमरली कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। अभी देखो, सुनो मेरी बात। गोइटर में क्या होता है ना कि हम अपने आसपास और बचपन से बहुत सारे लोगों को ऐसे देखे ना, घेंघा, ये सब क्या होता है ना, गले के पास ऐसा बड़ा सा कोई मसल टाइप का लटका रहता है। ओके, उसको क्या बोलते हैं? घेंघा, ठीक, जनरल लैंग्वेज में। और ऐसे क्या बोलेंगे, उसका क्या होता है ना कि गोइटर जब आयोडीन एफिशिएंट मात्रा में नहीं मिलेगा अपने आप को, तो क्या होता है उसका थायराइड ग्लैंड के क्या बोलेंगे उसको, थायराइड ग्लैंड के ग्रोथ में, हाँ सॉरी, तो थायराइड ग्लैंड के ग्रोथ के लिए आयोडीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आयोडीन की कमी हुई तो होगा एक डिजीज, छोटू सा डिजीज, गोइटर। और गोइटर के कारण थायराइड ग्लैंड का स्वेल हो जाके बाहर आ जाना। ओके, तो वो किससे होता है? आयोडीन की कमी से। हम देखेंगे तो थायराइड ग्लैंड रिक्वायर्ड आयोडीन टू प्रोड्यूस थायराइड हार्मोन। उसको थायरोक्सिन निकालना है भाई, थायराइड ग्लैंड को अपने को थायरोक्सिन निकालना है, उसके लिए चाहिए हमको आयोडीन। आयोडीन गया नहीं बॉडी में ठीक से तो क्या होगा? एक छोटा सा डिजीज होगा, गोइटर। गोइटर में क्या हो जाता है? घेंघा निकल जाता है। तो लैक ऑफ आयोडीन कॉज द ग्लैंड ऑफ स्वेल, क्या हो रहा है ना, ग्लैंड को स्वेल करके निकाल दे रहा है। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ये भी क्या है? एक जेनेटिक डिजीज है।
सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया डिजीज अफेक्टिंग विच पार्ट ऑफ द ब्लड, आरबीसी, आरबीसी। देखो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, ये भी अगेन 12th एनसीईआरटी एनडीए में आया हुआ है, 12th एनसीईआरटी बायो, ओके आप लोग जाकर देख सकते हो जिसके पास अगर हो तो। देखो सुनो, सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है ना, सिकल टर्म इज यूज्ड फॉर, जो लोग जिस गांव से होंगे उनको समझ में हंसुआ होता है, हंसुआ घास काटने वाला, ओके ऐसे ऐसे जो हंसुआ टाइप का होता है घास काटने के लिए यूज करते हैं, वही सुनो। सिकल सेल एनीमिया वो क्या आरबीसी को हो जाता है, समझ में समझो, ये एक ऐसा एनीमिया है कि क्या हो जाए ना जिसमें आरबीसी का शेप, ऐसे तो हम लोग को पता है कि बाइकनकेव होता है, जब मैंने सेल पर आया था उसमें बताया था कि आरबीसी का शेप बाइकनकेव होता है, ओके। तो वो जो बाइकनकेव से ना क्या हो जाता है, सिकल जैसा हो जाता है, ऐसा हंसुआ टाइप का हो जाता है, ओके। तो इसीलिए आरबीसी का शेप, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं ना, सिकल सेल एनीमिया बोल रहे हैं, ठीक। तो ये डिजीज किसको इफेक्ट कर रहा है, ब्लड के आरबीसी को इफेक्ट कर रहा है। और ये सिकल सेल एनीमिया एक कैसा डिजीज है, जेनेटिक्स डिजीज है, ओके। एक क्वेश्चन से मैंने तीनों वीडियो में समझाया कि एक क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन कैसे निकालेंगे। सिकल सेल एनीमिया एक जेनेटिक्स डिजीज है, इसमें आरबीसी इफेक्ट होता है, बाइकनकेव से कैसा हो रहा है, सिकल शेप का हो जा रहा है, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सिकल सेल एनीमिया बोल रहे हैं। इट इज इनहेरिटेंट डिसऑर्डर, कैसा है, इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंट डिसऑर्डर मतलब जो ऑफ स्प्रिंग से आया है, हमारे मम्मी पापा से या दादा दादी से, जो जेनेटिक्स से आया है, ओके। वेयर द आरबीसी एज्यूम एज द एबनॉर्मल रेड सिकल शेप, कैसा हो जाता है, रिजिड सिकल शेप, ऐसा मुड़ जाता है, बाइकनकेव है मुड़ गया। डिक्रीजिंग द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, और उसके ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, सिंपल सा बात है, समझो। ये भी क्या है, अगेन जेनेटिक्स डिजीज। डाउन सिंड्रोम, अगेन ये डिजीज भी 12th का है और कहाँ आया, CDS 2020 में, ओके। तो ये भी है जेनेटिक्स डिजीज। जब देखो डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम इज अ जेनेटिकल कंडीशन कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ, देखो 21 नंबर क्रोमोसोम पे एक्स्ट्रा कॉपी आ जाता है ना, उसको क्या बोल देते हैं, तो डाउन सिंड्रोम हो जाता है, ओके। देखो बात समझने की कोशिश करो, ये थोड़ा सा ये देखो समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे बॉडी में कितना क्रोमोसोम होता है। हमारे बॉडी में 23 पेयर और 46 इन नंबर, ओके। इतने क्रोमोसोम होते हैं, इसमें से 21, आप जाकर के मेरा सेल ऑर्गेनेल वाला वीडियो देखो, उसमें मैंने अच्छे से समझा, यहाँ पे अगेन थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि 21 पेयर जो होता है वो ऑटोजोम होता है, 21 पेयर ऑफ द क्रोमोसोम जो है वो ऑटोजोम होता है। तो इसी 21 पेयर पे ना एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आकर के जुड़ जाता है, सॉरी 22 पेयर ऑटोजोम होता है, ओके। तो ये जो 21 पेयर पे एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आके जुड़ जाता है, तो इसको यहाँ पे क्या हो जाता है, ट्राइसोमी, इसको बोल देते हैं ट्राइसोमी। ये 12th के एनसीईआरटी में लिखा है। तो उसी किसी कंडीशन में क्या हो जाता है ना, उस इंसान को क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम, ओके। उसमें क्या हो जाता है, डाउन सिंड्रोम। तो ये क्या हो जाता है, 21 नंबर क्रोमोसोम में आकर के एक्स्ट्रा कॉपी हो जाता है, एक्स्ट्रा कॉपी हो जाता है कहाँ, 21 नंबर क्रोमोसोम। चलिए इसका डाउन सिंड्रोम इज द ऑल्सो नोन एज ट्राइसोमी, अगेन मैंने बताया था ना ट्राइसोमी, स्पेलिंग गलत है, ट्राइसोमी 21 नंबर क्रोमोसोम पे, बिकॉज द पर्सन हैज 3 कॉपी ऑफ क्रोमोसोम। ट्राई टर्म इज यूज फॉर 3, सोमी टर्म इज यूज फॉर कॉपी। तो 21 नंबर क्रोमोसोम का 3 कॉपी होकर के उधर ही ऐड हो गया, ओके। इसीलिए क्या हो रहा है, उसको डाउन सिंड्रोम हो गया, ओके। डाउन सिंड्रोम देखो अगेन कैसे निकालेंगे सारे क्वेश्चन से, नया जेनेटिक्स डिजीज है डाउन सिंड्रोम। 21 नंबर क्रोमोसोम पे क्या हो जाता है, ट्राइसोमी हो जाता है, ठीक। और क्या हो रहा है कि 3 कॉपी हो रहा है, निकला, ओके। चलो डेफिशिएंसी डिजीज, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए, ये बच्चे को पता होगा, ये वेस्ट बंगाल के बच्चे को पता होगा। विटामिन ए की कमी होगी
ठीक से दिखेगा नहीं, परत औंधी हो जाएगी। उसी को क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब कि अगर लाइट कम है ना, तो लाइट कम के प्रेजेंस में क्या होता है ना, धुंधला धुंधला मतलब दिखेगा ही नहीं, ठीक। तो विटामिन ए की कमी से होता है, ये तो बच्चे को पता होगा। और हाँ, विटामिन ए को क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। अगेन मेरा वीडियो विटामिन जाकर देखे। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, इसका मतलब है कि आप लोग सिंसियर हो, और यकीन मानो कि इससे ज़्यादा ब्रीफ कंटेंट आपको मिलेगा भी नहीं। बहुत ज़्यादा मेहनत करके ये वीडियो PDF बनाया गया है। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोग मेरे साथ यहाँ तक बने हुए हैं, इसका मतलब है कि आप लोग में पेशेंस है, ओके। क्योंकि मेरे से नहीं होगा उस लेवल का वीडियो बनाना कि आपको मैं एंटरटेन करके पढ़ा रही हूँ। पढ़ो बस, जैसे भी मन करे पढ़ो। विटामिन ए को क्या बोल रहे हैं, रेटिनॉल बोल रहे हैं। एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोडोफाइसिन। रोडोफाइसिन आइज में होता है, जो रॉड सेल और कोन सेल के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। पिगमेंट इन द रेटिना क्रूशियल फॉर द लो साइट विजन। रेटिना का डेवलप, रोडोफाइसिन का डेवलपमेंट ही ठीक से नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्या हो जाता है कि लो साइट विजन हो जाता है, ओके। अगेन द लास्ट डेफिशिएंसी डिजीज। क्या करूँ, मेरे पास स्टोरेज का शॉर्टेज है, तो हम आधे घंटे से ज़्यादा का वीडियो नहीं बना सकते। फिर भी चलिए देखो, रिक्टस इज द बोन डिजीज अफेक्टेड चिल्ड्रन। देखो ये किससे होता है ना, विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है। हमने विटामिन में बताया हुआ है, ओके, विटामिन में और बताया हुआ है, कैल्शियम में जाकर के आप देखिएगा मिनरल्स में। तो रिक्टस बच्चों में होता है, ऑस्टियोमलास्कस एडल्ट में होता है। ऑस्टियोमलास्कस एडल्ट में, ओके। और रिक्टस चिल्ड्रन में तो यही विटामिन डी और कैल्शियम की कमी से होता है, ओके। उससे क्या होता है ना, बोन कमजोर हो जाता है। देखो, रिक्टस कॉज वीकनेस एंड सॉफ्ट बोन इन चिल्ड्रन एंड प्राइमरली ड्यू टू द प्रोलॉन्ग्ड विटामिन डी एंड कैल्शियम और फॉस्फेट डेफिशिएंसी। बच्चे को विटामिन डी नहीं मिल रहा, बच्चे को कैल्शियम नहीं मिल रहा, फॉस्फेट नहीं मिल रहा, तो क्या हो जाएगा, उसको रिक्टस हो जाएगा, ओके। लास्ट देखो, डिफिशियंसी डिजीज। कुरासमस और मरासमस डेफिशिएंसी आर कॉज्ड बाय प्रोटीन। देखो एक बच्चे में ना वो डेफिशिएंसी हो जाता है। आप बहुत सारे बच्चे को देखोगे, पेट तो बहुत ज़्यादा ऐसे निकला हुआ है, लेकिन उसके हाथ पैर जो होते हैं ना, हाथ पैर बहुत पतले दुबले होते हैं, बहुत पतले दुबले होते हैं हाथ पैर, और पेट बहुत ज़्यादा निकला होता है। तो उस बच्चे को क्या बोलते हैं ना, वो बच्चा एक डिजीज से सफ़र कर रहा है, उसको बोलते हैं कुरासमस और मरासमस। इसमें क्या होता है ना, जनरली प्रोटीन की कमी हो जाती है, ओके। ये सारे क्या हैं, MPPCS में आया हुआ है 2021 में, सॉरी। तो देखें, these are the severe form of protein energy malnutrition। malnutrition मतलब उसमें न्यूट्रिशन की कमी है। primarily affecting infants and children at developing regions। क्या हो जाता है, primarily affecting children and developing regions, डेवलप ही नहीं होगा, ठीक। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही वीडियो आने वाली है। मेरा सीटेट का सीरीज़ चलने वाला है EVS का, उसके लिए भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हो EVS का।